कहीं गणेश जी को दूध पिलाने की बात कर देते हैं, कहीं पर बजरंगबली का नारा लेकर के वोट मांगते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करवाते हैं संविधान का शपथ लेकर के। ये जय श्री राम का नारा दे करके देश को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करती। इनका मकसद है हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया संविधान जो है उसको मिटाने का। बीजेपी के लोग समझ गए हैं कि धर्म जो है एक बहुत बड़ा हथियार है। आज़ादी पर आज खतरा उत्पन्न करने का काम किया जा रहा है, इसलिए इससे आम जनता को सचेत होना होगा। कुछ लोग देखते हैं कि ये पोर्टल पे चलाते हैं, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, क्या हम लोग इस काम को करा रहे हैं। खुदागंज का जो हॉस्पिटल का जो मैटर है उसका स्टेटस क्या है, वहाँ के लोग जानना चाहते हैं। ये बिंदु पर आप हमसे कभी आकर के पत्रकार वार्ता करिएगा। मैं विकास के प्रति कटिबद्ध हूँ। और अमित जी, एक बात हम आपसे छोटे भाई के नाते आपसे कहना चाहते हैं। बड़े भाई? अरे बड़े भाई तो हम हैं, आप छोटे भाई हैं मेरा, इसलिए छोटे भाई के नाते कहना चाहते हैं। पूरे बिहार में राजद के द्वारा क्या बोलते हैं कि प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज इस्लामपुर में भी माननीय विधायक राकेश कुमार रोशन के नेतृत्व में यहाँ पे प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा किया जा रहा है। यहाँ पे ज़िले के क्या बोलते हैं कि जो नेता हैं आरजेडी के और जो प्रखंड के जो छोटे मोटे क्या बोलते हैं कि गाँव से आए हैं, पंचायत से आए हैं, वो भी इस परिचर्चा को सुन रहे हैं। हम विधायक जी से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो अंबेडकर परिचर्चा है वो क्यों करवाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। इधर देखिए गौतम जी, सबसे पहले तो विधायक जी हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। पहला सवाल यही होगा विधायक जी कि प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा का उद्देश्य क्या है। देखिए, अभी हमने आपके ही एक मीडिया कर्मी साथी के साथ चर्चा करते हुए आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक दलित परिवार से आकर के इस देश का संविधान बनाया और लोगों को राइट टू वोट का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, और लोगों के बीच ये बताया कि हमारा यह देश जो है लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष एक संप्रभु गणराज्य है। यही हमारे संविधान का उद्देश्य था, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से बताने का काम किया। आज हमारे सोच पर, हमारे पूर्वजों के सोच पर और जो संविधान का प्रस्तावना है उस प्रस्तावना पर कहीं न कहीं अभी जो मौजूदा शासक वर्ग है इसके द्वारा चोट किया जा रहा है और संविधान को एक ताक पर रख करके देश के अंदर वो अपना कानून और नियम चलाना चाहते हैं, जिसके बहुत सारे उदाहरण इस देश में हम लोगों ने देखा है। इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल ये चाहती है कि अंबेडकर जी ने जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना की थी, जिसने इस देश के अंदर सबसे पहले मनुस्मृति को जलाने का काम किया था और देश को एक नया संविधान दिया था देश को आगे बढ़ाने के लिए, उस संविधान को क्यों देश ने अडॉप्ट किया था और इस संविधान की क्या आवश्यकता थी और इस संविधान ने हमको क्या हक और अधिकार दिया है, इन सारी बातों को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारी पार्टी ये अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम पूरे बिहार के अंदर चला रही है। अच्छा, अभी प्रखंड तक सीमित है, आगे का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? हमारा ये चर्चा प्रखंड में जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं हम उनको अभी बताएंगे कि अंबेडकर की क्या प्रासंगिकता है और अंबेडकर के संविधान की क्या प्रासंगिकता है। हमारी बातों को सुन करके वे जो जहाँ से आते हैं, जिस गांव से, जिस पंचायत से, जिस कस्बे से, वहाँ जा कर के उन बातों की चर्चा करेंगे और लोगों के बीच ये बताने का काम करेंगे कि आज के मौजूदा हालत में अंबेडकर के विचारों पर किस तरह कुठाराघात किया जा रहा है और किस तरह से हमारे हक और अधिकार कुचले जा रहे हैं और देश का सत्ता जो है जिसके हाथ में है वो संविधान का शपथ लेकर के संविधान विरोधी काम कर रहा है। इन सारी बातों की जानकारी हम आम जन तक घूम घूम कर पहुँचाने का काम करेंगे। कौन कर रहा है सर ये? किसके मतलब कि किसके ऊपर इशारा जा रहा है? कौन मतलब कि शासक वर्ग कौन है? देश का शासन है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, जिसके मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी,
तो ये तो साफ है, देश में एक ही सरकार है और ये सरकार जो है अपने आप को कहती है कि हम संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार है। इनके प्रतिनिधि और स्वयं प्रधानमंत्री जी इसी संविधान का शपथ खाते हैं, लेकिन इस संविधान का शपथ खा करके आप देखते हैं कि अभी इसी बिहार के अंदर में एक पंडित, एक बड़े कौन थे वो शास्त्री जो आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार की धरती पर बुलाया गया। नौबतपुर के एक मठ में भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी थे बिहार के, चाहे वो केंद्र सरकार में मंत्री हों या सांसद हों या विधायक हों, विरोधी दल के नेता हों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, जिन लोगों ने संविधान का शपथ खाया था, सबके मौजूदगी में वो शास्त्री जी ने उसके मौजूदगी में कहा कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये क्या दर्शाता है? आप संविधान का शपथ खा करके इस देश के संविधान के विपरीत बात करते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और अपने अपने धर्म को वो अपने ढंग से उसका पूजा पाठ कर सकता, लेकिन दूसरे लोगों के धर्म को उसको छुआछूत या उसके साथ भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। सब लोगों को अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की बात करवाते हैं संविधान का शपथ लेकर के। इस देश के अंदर जहां अकेले 24 करोड़ अल्पसंख्यकों की आबादी है मुसलमानों का, बगल में हमारा पाकिस्तान है जो इस्लामिक कंट्री अपने को कहता है, 22 करोड़ उसकी आबादी है और 24 करोड़ हमारे यहाँ मुसलमान हैं। उस देश से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है और हम हिंदू राष्ट्र की बात करके, हमारे पुरखों ने जो इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाया, जिसमें सबका योगदान था, सब जाति धर्म मजहब और संप्रदाय के लोगों ने इस देश की आज़ादी की नींव डाली थी, उस आज़ादी पर आज खतरा उत्पन्न करने का काम किया जा रहा है। इसलिए इससे आम जनता को सचेत होना होगा और उनको ये बताना होगा, चूँकि बीजेपी के लोग समझ गए हैं कि धर्म जो है एक बहुत बड़ा हथियार है लोगों को दिग्भ्रमित करने का, और इस धर्म के नाम पर यही लोग कभी गणेश जी को दूध पिलाने की बात कर देते हैं, कहीं पर बजरंगबली का नारा लेकर के वोट मांगते हैं, कहीं इस देश के अंदर जो पृथकतावादी आंदोलन चल रहा है उसके पक्ष में खड़ा होकर के जाते हैं और उसके पक्ष में वकालत करते हैं। तो आखिर ये जो लोग कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? इनका मकसद है हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया संविधान जो है उसको मिटाने का, और ये अपने ढंग से देश को चलाना चाहते हैं, जिसके विरोध में हम आम लोगों को संगठित करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी सरकार जब बनती है तो सरकार जनता के मुद्दों और जनता के समस्याओं के निदान के लिए लोकतंत्र में बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करती। जब हम लोग मुद्दों की बात उठाते हैं कि इस देश में आपने बेरोजगारी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, महंगाई के नाम पर जनता का वोट लिया और प्रधानमंत्री जी भाषण करते थे कि हम इस देश के नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 9 वर्ष उनका शासनकाल का पूरा हो गया, 2 करोड़ 46 लाख लोगों को मात्र इस देश में रोजगार मिला और इस देश का जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उस पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करके देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर का बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। लेकिन जब इन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं तो वो बात नहीं करते। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उन्होंने ही कहा था, आपको याद होगा कि ये कांग्रेस की सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यदि हमको सत्ता मिलेगी तो हम इन भ्रष्टाचारियों के जेब से पैसा को निकाल करके हर आदमी को 10 लाख 12 लाख रुपया उसके निजी अकाउंट पर भेजने का काम करेंगे। आज 9 बरस बीत गया, क्या इन्होंने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा और कितना भ्रष्टाचारियों का पैसा इन्होंने लोगों के बीच बांटने का काम किया। जब इन बातों को हम लोग उठाते हैं तो ये जय श्री राम का नारा दे करके देश को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इनके विरोध में
आम लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह देश किसी एक जाति का नहीं, एक धर्म का नहीं, बल्कि यह देश सभी जाति, धर्म, मजहब और संस्कृति का है। और वही व्यक्ति बगीचा का असली माली होता है जिस बगीचा में सभी जाति, धर्म, मजहब और सब चीज़ों का फूल खिलता है। इसलिए जो सब तरह का फूल नहीं खिलाता हो वो माली रहने का अधिकार इस देश का नहीं है। इस बात को हम लोग सचेत करना चाहते हैं। आखिरी सवाल होगा विधायक जी, और संक्षेप में बताइएगा, क्या बोलते हैं कि खुदागंज का जो हॉस्पिटल का जो मैटर है उसका स्टेटस क्या है, वहाँ के लोग जानना चाहते हैं। ये बिंदु पर आप हमसे कभी आकर के पत्रकार वार्ता करिएगा। अभी अम्बेडकर एक लाइन में क्या स्टेटस है? आपको जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए पहले। जिस भी सब्जेक्ट मैटर पर आप पब्लिक के डिबेट में जाते हैं तो आप आगे वस्तु स्थिति को समझ लीजिए और जिसका जो पक्ष है उस सबका पक्ष को आपको पब्लिक के बीच में पहुंचाना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए हम ऑफिस से ना बात कर सकते हैं? हमारा पक्ष तो जानने के लिए हमसे आप बात कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में जो वस्तु स्थिति है उसको जानने के लिए बहुत सारे चीज़ हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि आप विभाग के द्वारा नहीं जान सकते, आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं। सारी चीज़ों को आप जान करके जनता के बीच रख सकते हैं। खुदागंज में जो बनाना है एपीएससी, एडिशनल पब्लिक हेल्थ सेंटर, वो एपीएससी का टेंडर हो गया। टेंडर लोगों ने भरा। टेंडर का 3 प्रक्रिया है। पहला प्रशासनिक स्वीकृति होता है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया। अब उसके बाद टेक्निकल बीड होता है, टेक्निकल बीड भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद टेक्निकल बीड होने के बाद उसका फिनांशियल बीड होता है। अब फिनांशियल बीड के लिए वो जाएगा, पोर्टल पर अपलोड होता है। कोई ऑब्जेक्शन यदि देता है तो उसके ऑब्जेक्शन को मीट करके फाइनली टेंडर को डिसाइड किया जाता है। तो अंतिम चरण में है और हमने विभाग के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क बनाया है, क्योंकि हमारी ये इच्छा और हमने कहा है कि खुदागंज का जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बहुत जल्दी उसको हम बनाएंगे। तो हम उसमें लगे हुए हैं और वहाँ विभागीय पदाधिकारियों ने कहा है कि 10 दिन के अंदर टेंडर की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और जिसको टेंडर मिलेगा फिर उसके साथ एग्रीमेंट करता है विभाग और एग्रीमेंट के बाद काम शुरू होगा। अब एग्रीमेंट के बाद सबसे बड़ा ज़रूरत है वहाँ पर ज़मीन को चिन्हित करने का, क्योंकि ज़मीन का जब तक डिमार्केशन नहीं होगा तो 2 बार टेंडर रद्द हो गया खुदागंज का, आपको पता होगा। और ये सरकार करी कि हम ज़मीन दे दिए, जब वहाँ ठेकेदार जाता है तो कुछ अतिक्रमण किए हुए वो लोग रोक लगाता है। तो हमने डीएम साहब से कहा था टेंडर के पहले ही कि जो ज़मीन दिए उसको सीओ से डिमार्केट करा करके निकलवा दीजिए कि इतना ज़मीन है, इस पर हॉस्पिटल बनेगा और उतना ज़मीन हॉस्पिटल के लिए दे दीजिए। उसको आप चारों तरफ से ये डाल दीजिए, पिलर डाल दीजिए और उसके बाद काम होगा। तो कुल मिलाकर के जो प्रक्रिया है सरकार का प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब होता है। हम समझते हैं 1 से 1.5 महीना में आपके सामने खुदागंज का हॉस्पिटल का सारा प्रतिफल दिखाई पड़ेगा। लेकिन अमित जी, एक बात हम आपसे छोटे भाई के नाते आपसे कहना चाहते हैं। बड़े भाई? अरे बड़े भाई तो हम हैं, आप छोटे भाई हैं मेरा, इसलिए छोटे भाई के नाते कहना चाहते हैं हम जो काम करते हैं उन बातों की भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल चर्चा करते। अभी मैंने लारनपुर हाई स्कूल को 3 करोड़ रुपया दिलवाया। कुछ लोग देखते हैं कि ये पोर्टल पे चलाते हैं व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर क्या हम लोग इस काम को करा रहे हैं, लेकिन कौन करा रहा है ये आपको पता होगा। उसका सारा पेपर हमारे पास है। इसके अलावा इस्लामपुर नगर पंचायत में अभी तो यहाँ चुनाव हो रहा है, नगर परिषद में 2 करोड़ रुपया से एक अतिरिक्त सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है। इस्लामपुर खानकाह हाई स्कूल के फील्ड का घेराबंदी हो रहा है। ये सारे काम जो हो रहे हैं, उसके अलावा हम सारा रोड का सर्वे करा दिए, उसका फिर टेंडर के अति क्या बोलता है डीपीआर बन रहा है, डीपीआर के बाद उसकी स्वीकृति होगी, रोड बनेगा। इन सब बातों को भी ज़रा चर्चा कीजिएगा तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि यदि कोई काम करता है उसका अप्रिसिएशन होगा तो और भी गति से और तेज गति से काम को करने का प्रयास करेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? बहुत लंबा इंटरव्यू। मैं जनता को संदेश यही देना चाहता हूँ
कि मैं विकास के प्रति कटिबद्ध हूँ और हमारी सरकार जो है बिहार में जिस रूप में चल रही है, हमने जो वादा किया है बिहार की जनता को कि हम लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को यातायात का साधन देंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, लोगों के बीच किसी तरह का कोई भी विकास का काम होगा उसको प्राथमिकता के आधार पर कराने का काम करेंगे। तो जो हमारी सरकार की कमिटमेंट है वही कमिटमेंट हमारा है, क्योंकि हम सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ विधायक हैं। तो हमारा भी ये ड्यूटी है कि इस्लामपुर में जितने छोटे छोटे टोले और बसावट है अभी तक सड़क से छूटा हुआ, कुल मिलाकर के 34 टोला और बसावट है जो सड़क से छूटा हुआ, जिसका सड़क से कहीं जोड़ा नहीं गया था। उस 34 टोला और बसावट को हमने प्राथमिकता के तौर पर तय किया है और इसी वित्तीय वर्ष में सबका DPR के बाद स्वीकृति होगा और सब में काम लगेगा। इस काम को हम कर रहे हैं। क्षेत्र विधायक राकेश कुमार रोशन है जो कि बता रहे हैं कि हम विकास के लिए कटिबद्ध हैं। बाकी राकेश कुमार रोशन जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।